एक कपल जो कि हनीमून पे चाहते तो साथ है लेकिन आते साथ नहीं है। राजा रघुवंशी अपनी मरी हुई हालत में घर लौटता है और सोनम रघुवंशी यूपी के गाजियाबाद पे एक ढाबे के ऊपर एक बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेज केस दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड राजा रघुवंशी एंड सोनम रघुवंशी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दर्शन है और इस वाली चैनल के ऊपर मेनली मैं क्राइम स्टोरीज के ऊपर वीडियोस अपलोड करता हूँ। आज वाली जो स्टोरी है वो काफ़ी दिन से न्यूज़ के अंदर चर्चा में रह रही है। एक चीज़ मैं पहले क्लेरिफाई कर देता हूँ कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी गहरी गहरी सी लग रही होगी क्योंकि मुझे खांसी और बुखार है थोड़े टाइम से, इसलिए। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी मेघालय में अपने हनीमून के लिए चाहते तो है, लेकिन राजा वहाँ से लौटकर कभी वापस नहीं आ पाता है। इसका मेन क्या रीज़न है, इस घटना के पीछे किन किन लोगों का हाथ है और क्यों राजा घर वापस लौटकर कभी नहीं आया, इस वाले वीडियो के अंदर हम सब जानेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कहानी शुरू होती है 2024 में रामनवमी के दिन से। 2024 में रामनवमी के दिन में दोनों के बायोडेटास एक्सचेंज होते हैं और राजा का बायोडेटा जो है वो सोनम के घर वालों को पसंद आ जाता है। उसके बाद में सोनम की मम्मी राजा के घर पे कॉल करती है और बातचीत कर लेती है सब कुछ। बातचीत होने के बाद में ये तय होता है कि दोनों मिलेंगे। मार्च में दोनों मिलते हैं और मार्च एंड आते आते शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है 11 मई 2025। इसी डेट को 2025 में यानी कि 11 मई 2025 में दोनों शादी के बंधन में आ जाते हैं। इसी बीच ये भी चीज़ हुई थी कि राजा अक्सर अपनी माँ को बताता था कि सोनम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। राजा जब भी कॉल करता था तब सोनम किसी ना किसी बहाने से कॉल कट कर देती थी या फिर सोनम उसे बात करना अवॉइड करती थी। जब भी राजा उसे मूवी के लिए बोलता था तब भी सोनम उसे हाँ नहीं बोलती थी। ये थोड़ा सा वियर्ड यहाँ से राजा को लगा था, लेकिन उनकी माँ ने वहाँ से कुछ ध्यान नहीं दिया था। शादी के बाद में दोनों का प्लान था कि वो हनीमून के लिए कश्मीर जाएंगे, लेकिन वो पहलगाम वाले अटैक के बाद में कश्मीर जाना तो कैंसिल हो जाता है। फिर ये दोनों कुछ और ही प्लानिंग करते हैं। उसी बीच में राजा की वाइफ सोनम राजा के पूछे बिना मेघालय की टिकट्स फाइनल कर देती है और फ्लाइट भी बुक कर देती है। सोनम इंदौर से गुवाहाटी की फ़्लाइट बुक करती है वाया बेंगलोर और बीच में वो कामाख्या देवी मंदिर भी जाते हैं। राजा और सोनम दोनों मेघालय 21 मई को पहुंच जाते हैं। राजा की 22 को एक हिल्स पर ट्रैकिंग का फाइनल हुआ था, तो इसलिए राजा उस दिन वहाँ के लिए निकल जाता है। उसके बाद में राजा अपने रिसोर्ट पे वापस आ जाता है और दूसरे दिन फिर 23 मई को निकलते हैं दोनों साथ ही में, सोनम और राजा। लेकिन 23 मई के बाद में सोनम और राजा दोनों में से किसी का भी अब फ़ोन नहीं लग रहा था। लास्ट में 1:30 बजे राजा के साथ में बात हुई थी इसके घर वालों की। उसके बाद में ना सोनम का फ़ोन लगा ना ही राजा का फ़ोन एक बार भी लगा है। पहाड़ी के इलाके में होने की वजह से ना राजा के घर पे कोई शक गया ना ही सोनम के घर पे इसका कोई शक गया। लेकिन 23 मई के बाद में सोनम और राजा दोनों एकदम से ही गायब हो जाते हैं। उसके बाद में 26 मई को राजा का भाई मेघालय के लिए निकलता है और वो वहाँ पे जाके उसके भाई की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करता है। लेकिन राजा का कोई भी वहाँ पे पता नहीं चलता है, इसलिए उसका भाई इंदौर वापस आ जाता है और यहाँ से प्रेशर बनाता है, पॉलिटिकल प्रेशर, कि तुम मेरे भाई को ढूंढो। और मेघालय पुलिस तुरंत ही राजा को ढूंढने में लग जाती है। उसके बाद में पुलिस सर्च ऑपरेशन में लग जाती है और 27, 28, 29, 30 और 31 मई को पुलिस बहुत कुछ कोशिश कर लेती है, लेकिन वहाँ पे उसे कुछ नहीं मिलता है। लावारिस हालत में उन लोगों ने जो स्कूटी ली थी वो स्कूटी उन्हें मिलती है। उसके बाद में सोनम की रेनकोट और उसका वाइट शर्ट भी मिलता है, लेकिन अभी तक राजा की डेड बॉडी कहीं पे भी नहीं मिली थी। उसके बाद में खासी हिल्स के बहुत डीप खाई के अंदर एक कुछ दिखता है कुछ लोगों को, और रेस्क्यू टीम जब 2 जून को वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे मिलती है उनको एक डेड बॉडी। उस डेड बॉडी को इंदौर वापस लाया जाता है और जब उसकी पहचान करवाई जाती है तब वो डेड बॉडी को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि 10 दिन से ज़्यादा हो गया था मरी हुई इस डेड बॉडी को। इसी वजह से उसका पूरा मुंह फूल चुका था और पूरी बॉडी अब डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गई थी। राजा का भाई उसके हाथ के बने टैटू के ऊपर से उसको पहचान लेता है कि ये राजा ही है। जब राजा की बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया तब उसमें पता लगा कि पहला वार उसको यहाँ पे किया गया है और दूसरा वार सीधा उसके सर के ऊपर किया गया है और उसकी मौत इस वार की वजह से हुई है, ना कि उसे खाई में गिरने की वजह से। लेकिन यहाँ पे केस ये है कि ये दोनों घूमने के लिए तो अकेले गए थे, तो सोनम अब कहाँ गई। उसके बाद में 9 जून को रात के 2 बजे सोनम गाजियाबाद के पास में
एक काशी नाम के ढाबे के ऊपर मिलती है। वहाँ पे वो आके उसके दुकानदार को बताती है कि मुझे किसी को कॉल करना है, और वो अपने भाई को कॉल करती है और सब कुछ बताती है कि मुझे लोगों ने बहुत मारा है, मुझे पीटा है और मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। उसके बाद में सोनम का भाई उस दुकानदार को भी बताता है कि आप उसे कहीं भी जाने मत देना, मैं तुरंत ही वहाँ पर पुलिस को भेजता हूँ। पुलिस वहाँ पे आती है और सोनम को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। लेकिन क्या यहाँ पे सोनम ने ही अपने पति को मारा है? ये सबसे बड़ा एक सवाल है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, सोनम की शादी से पहले। सोनम शादी से पहले यानी कि अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद में अपने पापा के प्लाईवुड का जो बिज़नेस है उसमें लग जाती है। सोनम वहाँ पे एज एन एचआर काम करती थी और वहाँ पे मैनेजर में काम करता था राज कुशवाहा नाम का एक 21 साल का लड़का। उस वक्त पे सोनम की उम्र 24 साल और राज कुशवाहा की उम्र जो थी वो 21 साल थी। दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। ये बात पूरी दुनिया से छुपी थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसके बाद में सोनम की शादी हो जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन दोनों ने जो प्लानिंग कर रखी थी वो बहुत ही डीप प्लानिंग थी। 11 मई को जैसे ही शादी होती है, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इन्हें अगर साथ रहना है तो इसे राजा को बीच में से हटाना होगा। इसी वजह से राज कुशवाहा पूरा प्लानिंग करना स्टार्ट कर देता है। राज कुशवाहा अपने 3 फ्रेंड विशाल, आनंद और आकाश, इन तीनों को राजा की मौत की सुपारी देता है और उसके साथ में 50,000 रुपये भी देता है। राज कुशवाहा और सोनम साथ में मिलकर प्लान करते हैं कि कहीं ऐसी जगह पे ले जाकर राजा को मारेंगे जहां से उसकी खबर पहुंचना कर तक बहुत देर हो जाए। उस घटना को पूरा ऐसा दिखा जाए कि पूरा नेचुरल डेथ है। उन तीनों फ्रेंड्स में से आकाश जो था वो सबसे खास दोस्त था राज कुशवाहा का, और इसी वजह से आकाश को पूरी प्लानिंग बताई जाती है। विशाल, आकाश और आनंद, इन तीनों को राज कुशवाहा 50,000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन देता है और मेघालय के लिए उन्हें रवाना कर देता है। उसी टाइम पे वो सोनम के साथ में मिलकर फ़्लाइट की टिकट बुक करता है बिना राजा को पूछे और बिना उसके परमिशन लिए, और बोलते हैं कि मैं राजा को सरप्राइज़ देने वाली हूँ। राजा को सरप्राइज में मिलता है ये उसका मौत। राजा को जैसे ही बताती कि हम अपने हनीमून के लिए मेघालय जा रहे हैं, राजा के तो पहले पैरों तरह ज़मीन खिसक जाती है कि मुझे पूछे बिना तुमने टिकट कैसे बुक की। लेकिन उसके बाद में सरप्राइज होने की वजह से राजा भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। राजा के घर से सब लोग मना कर रहे थे कि आप लोग मत जाओ, लेकिन फिर भी राजा चाहता है। यहाँ पे एक और भी चीज़ है, सोनम ने यहाँ पे रिटर्न टिकट्स भी बुक नहीं किए थे। उसके बाद में वो तीनों लोग 17 मई को ही इंदौर से निकल जाते हैं। 20 मई को ये तीनों मेघालय पहुंचते हैं और उसके बाद में 21 मई को सोनम और उसके हस्बैंड वहाँ पे पहुंचते हैं। सोनम जैसे ही वहाँ पे पहुंचती है, उसके पास पे भी राज कुशवाहा ने जो मोबाइल दिया था वो भी उसके साथ में कंटिन्यूसली कांटेक्ट में थी। वो कुशवाहा के दिए हुए मोबाइल फ़ोन पे कंटिन्यूसली अपना लोकेशन शेयर कर रही थी। इसी वजह से जहाँ पे भी राजा और सोनम जाते थे वहीं पे वो तीनों लोग उसके आसपास ही होते थे। एलिजेटली जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास चेक किए तब उन्हें एक ऑड सी चीज़ लगी। जहाँ जहाँ पे सोनम और राजा जा रहे हैं वहीं पे ये तीनों लोग उसी के आसपास के किसी भी सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए। पुलिस को यहाँ से ही शक हुआ था कि इसमें कुछ तो गड़बड़ी है। 22 ऑफ मई को राजा जब खासी हिल्स के ऊपर में ट्रैकिंग पर गया था, तब वहाँ पे ये तीनों लोग उसे मिलते हैं और कुछ बहस भी इनसे होती है। ये जब पुलिस ने उनके गाइड को पूछा तब गाइड ने बताया कि कोई हिंदी में बोल रहा था राजा के साथ में, और उसकी कन्वर्सेशन मुझे अभी तक समझ नहीं आई। पुलिस को यहाँ से गहरा शक इन तीनों के ऊपर ही हो गया था, लेकिन मेन सवाल ये था कि इन तीनों लोगों को इनकी लोकेशन मिली कहाँ से। इसका जवाब है सोनम। सोनम कंटिन्यूसली उन्हें लोकेशन शेयर कर रही थी और कोऑर्डिनेट कर रही थी कि किस तरीके से वो राजा को मारेंगे। उसके बाद में 23 ऑफ मई को जब राजा इन तीनों लोगों से फिर से मिलता है, तब थोड़ा सा फैमिलियर होने की वजह से हंस के मिल लेते हैं। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला वो राजा को मार के उसकी डेड बॉडी को खाई के अंदर फेंक के ख़त्म कर देते हैं। वो लोग 23 ऑफ मई को ही वहाँ से रवाना हो जाते हैं और बिहार यूपी होते हुए वो लोग इंदौर वापस आ जाते हैं। सोनम भी वहाँ से गायब हो जाती है और अपना दोनों फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड्स चेक की तब ये पूरा केस जो है वो इंदौर में आके वापस से रुक जाता है। सोनम ने भी इसको इस तरीके से दिखाने की ट्राई की है कि मेरे ऊपर रेप हुआ है, मुझे फिजिकली हरेस किया गया है, लेकिन पुलिस को अब सब कुछ पता चल गया है और पुलिस को ये भी पता चल गया है कि राज कुशवाहा और सोनम ये दोनों रिलेशनशिप में थे।
यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ ये भी हुई थी कि जब राजा की बॉडी को घर पे लाया गया और उसके फ्यूनरल में जितनी भी गाड़ियाँ रखी गई थी उनमें से एक गाड़ी राज कुशवाहा भी चला रहा था। ये भी एक बंदे ने वहाँ पे कंफर्म किया है। मतलब राज कुशवाहा इन सब में मिला हुआ था। राज कुशवाहा ये पूरे टाइम इंदौर में ही रहा था। इसी वजह से राज कुशवाहा के ऊपर किसी को भी शक नहीं हुआ था। लेकिन अब कड़ियाँ सारी खुल गई है और राजा की मौत के जिम्मेदार राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ही है। ये तो फाइनल हो चुका है। आजकल की जनरेशन ये कहाँ पे जाके रुकेगी मुझे नहीं पता चल रहा है। मैं तो यही मानता हूँ कि इन लोगों को जितना हो सके उतनी कड़ी से कड़ी और फास्ट सज़ा देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस केस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ जानने को भी नया मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड जय हिंद।